एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छी होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं और अच्छे से आप लोगों का ये साल बीते और इसी साल एक ऐसी खुशखबरी मिले जो आप लोगों का जीवन बदल दे। तो आप लोग उसके लिए मन से तैयारी करिए, मेहनत से पढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा। सब कुछ आसान है, जीवन में सब कुछ करना बहुत आसान है, बस उसके लिए हमें वैसी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। तो आज जो है हम लोग रासो साहित्य हम लोग कुछ उसके प्रश्न हल किए थे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना चंद्रवरदाई का जो पृथ्वीराज रासो है, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी रासो साहित्य में। तो आज इस पर हम लोग ज़्यादा प्रश्न देखेंगे और कुछ प्रश्न जो इधर उधर के छोटे बहुत हैं रासो साहित्य से, उसको भी हम लोग देखते चलते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग 54वां प्रश्न देखेंगे। विजयपाल रासो किसकी रचना है? विजयपाल रासो किसकी रचना है? नल सिंह की है, जगनी की है, कविराज श्यामल दास की है, कर्नल टॉड की है, किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा नल सिंह। विजयपाल रासो जो है नल सिंह की रचना है। अब इसके विषय में थोड़ा सा जानेंगे कि नल सिंह जो कवि हैं इसके विजयपाल रासो इनकी रचना है और ये जो है वीर रस में है, ठीक है। और इसमें 42 छंद हैं। इसमें कितने छंद हैं? 42 छंद है और ये वीर गीत है, मतलब ये वीर रस की रचना है तो इसमें वीर गीत होंगे। अगला देखते हैं 55। विजयपाल रासो किस भाषा का काव्य है? विजयपाल रासो जो है वो किस भाषा का काव्य है? तो इसका आंसर बताइए। अपभ्रंश का है, प्राकृत का है, संस्कृत का है या पाली का है? किसका है ये आप लोग बताइए। तो इसका हो जाएगा आपका अपभ्रंश, ठीक है। विजयपाल रासो जो है ये नल सिंह की रचना है और यह अपभ्रंश वस्तुतः जो है अपभ्रंश भाषा में रचित काव्य है और रचयिता तो आप लोग जानते ही हैं। आगे देखते हैं 56वां प्रश्न। विजयपाल रासो किस सदी की रचना है? किस सदी की रचना है? इसका जवाब बताइए आप लोग। तो इसका हो जाएगा 16वीं सदी, ठीक है ना, 16वीं सदी की रचना है। अब यहाँ से पृथ्वीराज रासो आता है, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हमको जानना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे इसमें पूछा जा सकता है। तो पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो ये तो आप लोग को पता ही होगा कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, ये चंद्रवरदाई की है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जो है हम लोगों को जान लेना चाहिए, है ना। इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग को डिटेल जानना चाहिए। अब देखिए ये जो है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो जो है ये इसके जो हैं कवि कौन है? चंद्रवरदाई हैं। और इसमें थोड़ा सा ये है कि जैसे हिंदूपति जो पृथ्वीराज चौहान थे उनकी संपूर्ण कथा इसमें वर्णित की गई है, ठीक है। और जिस क्षण मतलब ऐसा कहा जाता है कि जिस क्षण पृथ्वीराज चौहान जन्मे थे, ठीक है, उसी क्षण जो है चंद्रवरदाई भी जन्मे थे, ऐसा कहा जाता है। और एक ही दिन इन लोगों की मृत्यु भी हुई थी। तो इसीलिए मतलब इन लोगों में बहुत ज़्यादा मतलब तालमेल था। और ये चंद्रवरदाई एक तरह से इनके सखा भी थे, परामर्शदाता भी कहा जाए, कवि भी थे, मंत्री भी थे, सब कुछ थे पृथ्वीराज चौहान के, ठीक है। अब शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो के विषय में क्या कहा है? तो शुक्ल जी ने कहा है कि पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम कवि हैं। ये किसका कथन है? शुक्ल जी का है, रामचंद्र शुक्ल का है। और ये महाकाव्य ये तो हम लोग जानते ही हैं। इसमें कुल 69 सर्ग हैं, सर्ग 69 और सर्व को इसमें समय कहा गया है, ठीक है ना। समय में हम देखेंगे 69 समय पूछता है। यह एक अधूरा ग्रंथ है, ठीक है। इसको चंद्रवरदाई ने पूरा नहीं कर पाया था, उनके पुत्र ने किया था बल्कि। तो इसको देखिए इसमें एक वो भी आपको मिल जाएगा, कहावत भी मिल जाएगा कि पुस्तक जल्लड़ हथ दे चली गजनन नृपकाज रघुनाथ चरित हनुमान रूप भूप भोज उद्धारी जिमी, ठीक है। और भी एक दो लाइन है, तो इतना बस जान लीजिए कि अगर ये आपको कहीं से ये पंक्ति दिखाई देती है तो ये पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। और ये देखिए और पृथ्वीराज रासो के विषय में जान लेते हैं कि इसमें पृथ्वीराज चौहान की जन्म से लेकर मृत्यु की कहानी वर्णित है, अभी मैंने बताया। और इस महाकाव्य में वीर रस प्रधान है, ठीक है। कौन सा रस प्रधान है? वीर रस प्रधान है। लेकिन इसके साथ साथ वीर रस के साथ साथ इसमें श्रृंगार रस की धारा भी खूब प्रवाहित होती है ना। और प्रेम एवं सौंदर्य की व्यंजना के लिए चंद्रवरदाई ने 9 रसों का मार्मिक चित्रण किया है इसमें, ठीक है। प्रेम और सौंदर्य की व्यंजना के लिए चंद्रवरदाई ने 9 रसों का मार्मिक चित्रण किया है। अब पूछ सकता है कि कितने रस इसमें मतलब आपको मिलते हैं। अब इसके विषय में भी आप देख लीजिए कि उक्त धर्म विलास राजनीति 9 रसम षड्भाषा पुराणम च कुरान कहतम मया। तो ये पंक्ति भी जो है ये पृथ्वीराज रासो से संबंधित है। अब इसमें देखिए और
कुछ महत्वपूर्ण चीज़ देख लेते हैं कि पृथ्वीराज रासो में कुल 72 छंद प्राप्त होते हैं। मतलब सबका मानना है कि 72 छंद है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र जो है वो सिर्फ 68 छंद ही मतलब मानते हैं। 68 छंद की बात किए हैं डॉक्टर नगेंद्र ने। और देखिए पहले ये हम लोग व्याख्या देख लेते हैं अच्छे से पृथ्वीराज रासो के बारे में, उसके बाद जो प्रश्न आपके निकल के आएंगे उसके आंसर आप फटाफट आप लोग दे सकते हैं। और देखिए विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार यद्यपि चंद जो है विविध छंदों के प्रयोग में कुशल हैं, किंतु छप्पय उनका निजी छंद है। ये पूछ देता है कि छप्पय उनका निजी छंद किसने कहा था, तो विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला देख लीजिए, ये सब कथन है ना, इंपॉर्टेंट कथन है। और शिव सिंह सेंगर ने क्या कहा था, चंद बरदाई छप्पइयों के राजा है, ये भी पूछता है। जबकि डॉक्टर नामवर सिंह ने क्या कहा कि हिंदी में चंद को छंदों का राजा कहा जा सकता है। ठीक है, कहा जा सकता है, ये नामवर सिंह ने कहा। और देखिए इनको जो है ना कवित्त छंद मतलब छप्पय बहुत प्रिय था। ठीक है, लेकिन तांटक छंद और आर्या छंद तथा त्रोटक तथा दुहा छंद का भी प्रयोग इन्होंने किया है चंद्रबरदाई को। ठीक है, चंद्रबरदाई की बात हो रही है। अब पृथ्वीराज रासो मतलब जो है कित्ती कथा के रूप में चलती है, कित्ती कथा है ना, ये भी पूछा जा सकता है। पृथ्वीराज रासो जो है कित्ती कथा के रूप में चलती है। पृथ्वीराज रासो का पहला समय जो है वो जो आपको बताया था ना सर्ग, ये समय ये जो मतलब 69 जो मिला था 69, वो जो समय है पहला समय का नाम है आदिखंड। ठीक है, आदिखंड नाम से जाना जाता है। और सब इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए कि कर्ण उज्ज समय जो है पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय सर्ग है, मतलब ये पूछता है समय है। ठीक है, इस सर्ग भी मान लीजिए कोई कहे तो आप जानते रहिए कि कर्ण उज्ज समय जो है सबसे बड़ा है। इसमें पृथ्वीराज रासो और जयचंद के बीच युद्धों का वर्णन है। ये भी पूछ सकता है कि इसमें क्या है, तो पृथ्वीराज रासो और जयचंद के युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच युद्धों का वर्णन है। अब पृथ्वीराज रासो का प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता कर्नल जेम्स टॉड महोदय थे। ये भी पूछता, उद्धारकर्ता पूछता है कि उद्धारक या उद्धारकर्ता कौन है पृथ्वीराज रासो का, तो ये कर्नल जेम्स टॉड थे। ठीक है, क्यों थे, क्योंकि इन्होंने पृथ्वीराज रासो के साहित्यिक छंदों पर ये मुग्ध हो गए थे। और ये 30,000 पद्यों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में इन्होंने किया था। मतलब इनके छंदों पर मुग्ध होकर 30,000 पद, कहीं कहीं 3,000 भी दिखता है, लेकिन 30,000 मैंने कई जगह देखा तो 30,000 ही मतलब माना जाता है। तो 30,000 पद्यों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया है। अब देखिए प्रामाणिकता पर संदेह होने के कारण, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछता है इससे कि प्रामाणिकता पर संदेह होने के कारण जयानक कवि एक थे, जयानक भट्ट नाम के कवि थे, कश्मीर के थे, है ना। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज विजय लिखा था, जिसकी तिथियां मेल नहीं खाती थी। इसलिए डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज रासो के अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशन को रुकवा दिया। मतलब ये अभी अंग्रेजी प्रकाशन हो रहा था, इसको इन्होंने रुकवा दिया। किसने रुकवाया, डॉक्टर वूलर ने रुकवाया। क्यों रुकवाया, क्योंकि उन्हें संदेह हो गया था कि ये मतलब प्रमाणिक नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब इस संदेह की लहर जो थी भारतीयों में पहले से ही उठी थी। मतलब भारतीयों में ये वूलर की बात नहीं थी, इसके पहले से भी कुछ लोग थे जो मतलब प्रमाणिकता पे इस पे संदेह करते थे। तो 2 कवि राजस्थान के थे, उनका नाम पहले आ जाता है, जो प्रमाणिकता पर संदेह करते थे। एक थे कविराज श्यामल दास, ठीक है, और एक थे कविराज मुरारी दीन। ये 2 लोग जो थे राजस्थान के थे, ये लोग भी मतलब इससे पहले ही मतलब ये भारत में ही इससे पहले ही इसकी प्रमाणिकता पर संदेह मानते थे पृथ्वीराज रासो के। अब ये लोग कहते थे कि मतलब पृथ्वीराज मतलब जो रासो है ये एक मिथ्या ग्रंथ है, ऐसा इन लोगों का मानना था। अब प्रमाणिकता के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, तो कहा कि पृथ्वीराज रासो की रचना शुक-शुकी संवाद में हुई है। देखिए इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि शुक-शुकी संवाद में मतलब हुई है, ये कौन मानता है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। जहां पर यह संवाद का रूप नहीं मिलता उसे उस अंश का को छेपक मान लिया जाता है। मतलब इन्होंने कहा कि जो अंश नहीं मिलता है प्रमाणिकता पे जो संदेश सब बात करते हैं उस अंश को छेपक मान लिया जाए। और देखिए पृथ्वीराज रासो से 2 राजस्थानी भाषा शैली का उद्भव होता है पृथ्वीराज रासो से। ठीक है, एक तो डिंगल और एक पिंगल। ठीक है, तो डिंगल में दर्पोक्ति मतलब होता है, समझिए बढ़ा चढ़ा के अतिशयोक्ति की बात की जाती है, और पिंगल में जो है श्रृंगार का वर्णन किया जाता है। पिंगल में ब्रज और राजस्थानी का मिश्रण होता है इसमें। ठीक है, और पृथ्वीराज रासो के बारे में और जान लीजिए, जैसे मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या जो है ये आनंद मानते हैं कि आनंद संवत में इसकी रचना हुई थी। और आनंद संवत क्या होता है, किसी भी संवत या सन में से 90 कम या जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार ये कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो आनंद संवत में लिखा गया है, मतलब जो सब लोग प्रमाणिकता की बात करते हैं उसके संबंध में। अब ये देखते हैं कि कुछ लोग जो है इसको प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो कौन कौन से हैं लोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे जो कवि लोग हैं या जितने भी आपके आलोचक हैं या जो भी हैं रचनाकार लोग हैं, इनका आपको नाम याद करना पड़ेगा कि कौन प्रमाणिक मानता है, कौन अर्ध प्रमाणिक और कौन
अप्रमाणिक मानता है, याद करना पड़ेगा। तो देखिए पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रमाणिक कौन कौन मानता है। तो प्रमाणिक मानने वालों में एक तो पहले आपके आ जाते हैं कुंवर कन्हैया जू, ठीक है ना, कुंवर कन्हैया, फिर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, राधा कृष्ण दास, कर्नल टाड और मोतीलाल मन्नारिया, ये लोग जो हैं ये लोग मानते हैं प्रमाणिक, ठीक है ना। तो ये लोग प्रमाणिक मानते हैं। अप्रमाणिक कौन मानता है? तो अप्रमाणिक में कविराज मुरारी लाल, अभी हम लोग बात किए थे पीछे, और कविराज श्यामल दास, ठीक है, मुरारी दीन या मुरारी लाल और कविराज श्यामल दास, ये दो लोग तो पहले थे ही। और गौरी शंकर हीराचंद ओझा नाम है ना। और रामचंद्र शुक्ल भी हैं उसी में, राम कुमार वर्मा भी आ जाते हैं, मुंशी देवी प्रसाद आ जाते हैं, वूलर भी आ जाते हैं, ठीक है, वूलर भी आ जाते हैं। तो ये लोग अप्रमाणिक मानते थे। अर्ध प्रमाणिक कौन कौन मानता है? तो ये विपिन बिहारी चतुर्वेदी, दशरथ शर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगरचंद्र नाहर, मुनिजिन विजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, ये लोग जो है अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। तो आप लोग जो है ये नाम नोट कर लीजिएगा, कहीं आप लोगों को पता भी होगा वैसे, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है नाम नोट करके अच्छे से इसको कोई भी ट्रिक बना के या लिंक बना के आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम लोग तो इस ट्रिक से याद किए थे कि जो प्रमाणिक मानते हैं, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं, तो हम लोग कहते हैं कुंवर श्याम मोहन मीरा, कर्नल टाड मोती चुने, हम लोग ऐसे मतलब याद किए थे कि कुंवर श्याम मोहन मीरा, कर्नल टाड मोती चुने। अब कुंवर से हो गया कुंवर कन्हैया जू, श्याम से हो गया श्याम सुंदर दास, मोहन से हो गया मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मीरा से हो गया मी से हो गया मिश्र बंधु, और राज से हो गया राधा कृष्ण दास मीरा, और कर्नल टाड को तो हो ही गया कर्नल टाड, और मोती चुने मतलब मोतीलाल मन्नारिया। तो ये प्रमाणिक मानने वाले हैं, कुंवर श्याम मोहन मीरा, कर्नल टाड मोती चुने, ऐसे। अब जो अप्रमाणिक था उसका हम लोग ऐसे सूत्र याद किए थे कि गौरी शंकर राम मुंशी वूलर हो। तो अब गौरी शंकर दो लोगों को तो आप पहले से ले लीजिए, जैसे कविराज मुरारी दीन या मुरारी लाल और कविराज श्यामल दास, जो पहले बताए ना कि हम लोग के भारत में भी ये लोग अप्रमाणिक पहले राजस्थान के जो दो कवि थे, इनको तो आप ले ही लेंगे। मतलब इनको छोड़ के गौरी शंकर मतलब गौरी शंकर हीराचंद ओझा, राम का मतलब दो बार राम, एक बार रामचंद्र शुक्ल और एक बार राम कुमार वर्मा, और मुंशी वूलर हो, मुंशी देवी प्रसाद और वूलर डॉक्टर वूलर, ठीक है ना। तो ये लोग अप्रमाणिक मानते हैं, ठीक है। इसी तरह से अर्ध प्रमाणिक का भी आप लोग लिंक बना सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जान लीजिए इसमें कि जैसे नरोत्तम स्वामी ने क्या कहा है कि इन्होंने पृथ्वीराज रासो को एक मुक्तक काव्य कहा है नरोत्तम स्वामी ने, और नागरिक प्रचारित सभा द्वारा 4 संस्करण मतलब प्रकाशित किए गए थे। इंपॉर्टेंट है इसका, पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण पूछ देता है ये। और कौन कौन संस्करण थे? तो पहले का नाम रखा गया था बृहत्तर रूपांतरण, है ना, और दूसरे का रखा गया था मध्यम रूपांतरण, फिर लघु रूपांतरण और लघुत्तर रूपांतरण। यानी कि बृहत्तर रूपांतरण सबसे बड़ा, फिर मध्यम रूपांतरण, लघु रूपांतरण, लघुत्तम रूपांतरण सबसे छोटा, ठीक है ना, इस तरह से। अब बृहत्तम रूपांतरण जो है इसके विषय में इंपॉर्टेंट चीजें जानिए। कुछ छंदों की मतलब कुल छंदों की रचना जो इसमें थी 13,603 थी। बृहत्तम जो रूपांतरण था इसमें कुल छंदों की संख्या कितनी थी? 13,603, जबकि समय जो था इसमें 69 ही थे, 69 ही समय था, कुछ कम नहीं हुआ था। बस छंदों की संख्या 13,603 थी इसमें, और नागरिक प्रचारित सभा ने इसको प्रकाशित करवाया था। मध्यम रूपांतरण में क्या था? इसमें छंदों की संख्या 7,000 हो गई, है ना। और यह अप्रकाशित रूपांतरण है, इसकी प्रतियां अबोहर मतलब बीकानेर में आज भी सुरक्षित है। लघु रूपांतरण को देख लीजिए, इसमें छंदों की संख्या 3500 हो गई, इसमें समय 19 ही बचे थे, है ना। इसमें समय जो था 19 था, पहले में 69 था, दूसरे में आपका कितना हो गया? इस दूसरे में इस तो अप्रकाशित है, ठीक है। लघु रूपांतरण में 19 ही समय सर बचे थे, ठीक है, समय बचा था। इसकी प्रतियां बीकानेर में इसकी भी प्रतियां हैं। लघुत्तर रूपांतरण में क्या देखिए, अंततः मतलब जो था 1300 छंदी बचे, 1300 छंदी बचे। मतलब पहले में बृहत्तम में देखिए 13,603 छंद थे, मध्यम में 7,000 छंद हो गए, और लघु रूपांतरण में 3500 हो गए, और लघुत्तम में 1300 छंद हो गए। मतलब आधा आधा होता जा रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे, आप लोग ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। और दशरथ शर्मा इसे ही मूल प्रति मानते हैं, किसको? लघुत्तम जो रूपांतरण है उसको, जिसमें 1300 छंद है, दशरथ शर्मा इसे ही मूल प्रति मानते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ पंक्तियां हैं, इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, तो वो चलिए हम लोग बाद में करते हैं। ये सारी चीजें जो है ये हमारे मतलब इससे संबंधित हैं, पृथ्वीराज रासो से, ठीक है। और इसमें जैसे डिंगल पिंगल का बात होता है तो इसको भी जान लेते हैं कि डिंगल का अर्थ क्या होता है। डिंग, है ना, डिंग नहीं कहते, डिंग हाँकना, अर्थात दर्पोक्ति में होता है, अतिशयोक्ति भाषा इसमें प्रयोग की जाती है, बढ़ा चढ़ा के, है ना, ठीक है। इसमें ल जो प्रत्यय है ना, डिंगल ल प्रत्यय के मतलब ल जो है प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ है।
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानते रहिए। डिंगल जो थी चारण और भाटों की भाषा थी, और डिंगल मूलतः मारवाड़ी मतलब राजस्थानी बोली की मतलब है एक तरह से। और जैसे ऐसे और भी जैसे भाषाओं में ना शैलियाँ चलती हैं, जैसे संस्कृत में क्यों कौन सी शैली चलती है, वैदर्भी है, गौड़ी है, पांचाली, ये सब शैली चलती है ना, तो इसी तरह से ये भी राजस्थानी भाषा की एक शैली एक तरह से है, समझिए। और पिंगल क्या होता है, पिंगल भी डिंगल के समान राजस्थानी भाषा की एक शैली है। पिंगल का रूप जो होता है ना ब्रज भाषा और मध्य देश की भाषा के संयुक्त रूप से बनता है, मतलब ब्रज भाषा प्लस मध्य देश की भाषा, मतलब ये हो जाएगा आपका पिंगल का, ठीक है। और पृथ्वीराज जो है वो डिंगल भाषा में लिखा है, पूछ सकता है, मुख्यतः डिंगल भाषा में लिखा था। वैसे तो उसमें बहुत सारी ब्रज भाषा सब मिलती है, लेकिन डिंगल भाषा में मतलब मुख्यतः माना जाता है। डिंगल मतलब होता ही है राजस्थानी व ब्रज भाषा के रूप से मतलब मिलके बनता है। डिंगल भाषा कैसे बनती है, राजस्थानी व ब्रज भाषा के मतलब रूप को मिला के बनता है, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया, हम लोग अब पृथ्वीराज इसके विषय में इतना जान गए ना। अब देखिए बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आएंगे, तो आप जो है फटाफट उसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो यानी कि ये 57 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। 58 देखिए, किस आलोचक ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासो को हिंदी की प्रथम रचना माना है? अभी हम लोग पढ़े हैं, बताइए क्या होगा 58 का, किसने कहा है? तो फटाफट अब तो आंसर आप लोग को मिल ही गया, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि चंद्रबरदाई जो है हिंदी के प्रथम महाकवि हैं, और इसका जो पृथ्वीराज रासो है इनका, ये हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये पूछ देता है कभी कभी। अगला देखिए 59, चंद्रबरदाई को किसका सामंत राजकवि व मित्र बताया गया है? ये भी हम लोग जानते हैं ना, लेकिन तृतीय, द्वितीय, प्रथम, पंचम, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। ये बताइए इसका क्या होगा, 59 का क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ना पृथ्वीराज तृतीय, है ना, तृतीय इसका हो जाएगा। अगला देखिए 60, चंद्रबरदाई का वास्तविक नाम मतलब क्या मिलता है? चंद्रबरदाई का वास्तविक नाम क्या था? कुछ इसमें भी एक्स्ट्रा प्रश्न आपको मिल जाएंगे, तो इसका बताइए। आप लोगों को पता ही होगा, महेश भट्ट, ठीक है। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो में कितने समय सर्ग हैं? तो ये तो आप लोग पढ़े ही हैं, ठीक है। 69 69 समय सर्ग, समय मतलब, ठीक है, समय है ना, सर्ग को यहाँ पे समय कहा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए 62, पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है? अब कितने प्रकार के छंद, समय तो अलग हो गया, और छंद कितने प्रकार के हुए हैं? तो 68, ठीक है, 68 याद रखिएगा। समय जो है 69 है, ठीक है, याद रखिएगा, समय 69 है, और जो छंद है 68 है, ठीक है ना, थोड़ा सा एक का अंतर है बस। अब पृथ्वीराज रासो का अंगी रस कौन सा है? अंगी रस इसमें क्या माना जाएगा, बताइए। इसमें तो देखिए अभी हम लोग बात की है कि वीर रस और श्रृंगार रस दोनों मिलता है, लेकिन मुख्यतः जो कहा जाए तो वीर रस की प्रधानता है, ठीक है, तो वीर रस से देखेंगे। अब देखिए शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को किस भाषा में रचित माना है? शुक्ल जी किस भाषा में रचित मानते हैं? अभी हम लोग इसको भी बात किए हैं। तो शुक्ल जी पिंगल भाषा में, ठीक है ना, पिंगल, वैसे डिंगल है लेकिन शुक्ल जी का अगर पूछे तो पिंगल, ठीक है। आगे देखिए, सर्वप्रथम किसने पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ घोषित किया था? किसने जाली ग्रंथ किसने घोषित कर दिया था? तो अभी हम लोग बात किए ना वूलर, डॉक्टर वूलर ने, ठीक है। तो क्यों किया था आपको पता ही है कि जैसे डॉक्टर वूलर ने पृथ्वीराज चौहान के आश्रित दूसरे जो कवि थे कश्मीरी जयानक भट्ट थे, वो संस्कृत ग्रंथ पृथ्वीराज विजय उनका एक ग्रंथ था, तो उसपे मतलब समय जो था ना वो मिलता नहीं था, है ना, उसमें, तो इस आधार पे वो जो थे उसको अप्रमाणिक घोषित कर दिए थे इसको, ठीक है, जाली ग्रंथ घोषित कर दिए थे। और कब किए थे? 1875 में किए थे। आगे देखिए, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने पृथ्वीराज रासो को माना है, क्या माना है? अभी हम लोग बात किए हैं ना कि अभी आप लोगों को बताएं डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने पृथ्वीराज रासो को क्या माना है? और प्रमाणिक, अप्रमाणिक, प्रमाणिक या ऐतिहासिक क्या माना है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अप्रमाणिक, ठीक है ना, अप्रमाणिक। अभी हम लोग बात की है ना गौरी शंकर राम मुंशी वूलर हो, तो गौरीचंद हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, मुंशी देवी प्रसाद वूलर, और साथ में कविराज मुरारी लाल और कविराज श्यामल दास, ये लोग भी अप्रमाणिक मानते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो के कितने संस्करण हैं? तो ये भी हम लोग पढ़े हैं 4। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा संस्करण कौन सा है? अब ये बताइए।
ये होगा आपका ए प्रथम, ठीक है ना। प्रथम हम लोग पढ़े भी हैं कि प्रथम संस्करण ही उसका मतलब पृथ्वी रासो के 4 संस्करण हैं, जिसमें सबसे बड़ा संस्करण प्रथम संस्करण है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने इस संस्करण को नागरिक प्रचारी सभा काशी से प्रकाशित कराया था, जिसमें 69 समय है, उतना ही है जिसने आपने बात की तो 69 समय है, लेकिन 16,306 छंद हैं इसमें। अगला देखिए, श्याम सुंदर दास ने पृथ्वी रासो के किस संस्करण को नागरिक प्रचारी सभा काशी से प्रकाशित करवाया था? तो हम लोग पढ़े हैं, ये हो जाएगा प्रथम, ठीक है ना, प्रथम। आगे देखिए, पृथ्वी रासो के प्रथम संस्करण में कितने छंद है, ये भी हम लोग पढ़े हैं, तो 16,306 है ना। देखिए ये कंफ्यूज करने वाला ये है ना, तो ये नहीं होगा, 16,306। आगे देखिए, पृथ्वी रासो के दूसरे संस्करण में कितने छंद है, दूसरे में कितने हैं बताइए? तो दूसरे में आपके 7,000 है, ठीक है ना, 7,000। ये सारा हम लोग पहले व्याख्या में पढ़ चुके हैं। व्याख्या को 2-3 बार सुन लीजिएगा और अच्छे से तैयार करके तब प्रश्न करेंगे तो आपको मिल जाएगा। पृथ्वी रासो के दूसरे संस्करण की प्रतियां कहाँ सुरक्षित हैं बताइए? ये भी हम लोग पढ़े हैं, कहाँ सुरक्षित हैं? तो इसका हो जाएगा आपका अबोहर एवं बीकानेर में, ठीक है ना, अबोहर एवं बीकानेर में। आगे देखिए, पृथ्वी रासो के तीसरे संस्करण में कितने छंद हैं? पृथ्वी रासो के तीसरे संस्करण में कितने छंद? तीसरे में तो मैंने बताया था ना कि तीसरे में कैसे कैसे कम हुआ था, तो 7,000 था दूसरे में, तो तीसरे में कितना हो जाएगा? 3500, ठीक है ना, ये 3500। अब इसको थोड़ा सा देखिए, आप बताएं वैसे पृथ्वी रासो का तीसरा संस्करण लघु संस्करण है और इसमें 3500 छंद है और 19 समय है इसमें, ठीक है, 19। इसकी प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित हैं। अभी हम लोग इसके विषय में बात करें। पृथ्वी रासो के तीसरे संस्करण में कितने समय है, उससे कितने समय है ये पूछा है। तीसरे में अभी हम लोग बात किए हैं कि कितने समय है, तो बताइए। ये तो अभी हम लोग पढ़े हैं, तो क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा, ठीक है आपका, ये आपका हो जाएगा ए, ठीक है ना, 19 समय। आगे देखिए, दशरथ शर्मा किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? दशरथ शर्मा किस संस्करण को मूल संस्करण मानते हैं? अभी हम लोग बात किए थे इसको भी, उसमें चौथे को, दूसरे को, पहले को, तीसरे को, किसको माने थे बताइए? तो जो सबसे छोटा था ना, हम लोग चौथे वाले को बताया गया था ना कि चौथे वाले को जो है वो दशरथ शर्मा ने माना था मूल, ठीक है ना, चौथे को, ठीक। अब देखिए, चौथा संस्करण पृथ्वी रासो का सबसे छोटा है और इसमें कुल कितने हैं? 1300 छंद हैं और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौथे संस्करण को ही मूल रासो मानते हैं, ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी रासो के चौथे संस्करण में कितने छंद हैं? अभी हम लोग पढ़े हैं, तो इसका हो जाएगा कितने हैं? 1300, ठीक है ना, 1300। आगे देखिए, पृथ्वी रासो का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने करवाया था? ये भी हम लोग पढ़े हैं, बताइए किसने करवाया था? कर्नल टॉड ने, प्रिंस चार्ल्स ने, मोगैम्बो भी दिया है, एडविन ग्रीवर, किसने करवाया था? तो क्या हो जाएगा? आप लोगों को पता ही है कि कर्नल टॉड ने, ठीक है ना। आगे देखिए, पृथ्वी रासो के कुछ भाग को किसके पुत्र ने पूरा कराया था? किसके पुत्र ने पूरा कराया था? तो इन्हीं के पुत्र ने, ठीक है ना, चंद्रबरदाई के। कहा जाता है कि इस ग्रंथ का कुछ भाग जो चंद्रबरदाई के पुत्र जलधर ने पूरा कराया था। मतलब कैसे उसमें पंक्तियां थी, जलधर पुस्तक हस्त दे चल गज्जन नृपकाज, है ना, तो ये कहा गया है इनको, चंद्रबरदाई को। अब देखिए, पुस्तक जल्लड़ हथ दे चल गज्जन नृपकाज, उपयुक्त पंक्तियां में जल्लड़ कौन है बताइए? कौन है जल्लड़? तो इसमें तो आप जान ही रहे हैं जल्लड़ कौन है, तो ये हो जाएंगे चंद्रबरदाई के पुत्र, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में पृथ्वी रासो को प्रामाणिक एवं अप्रामाणिक मानने वाले विद्वानों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें, ठीक है, मतलब कौन सा सही होगा। अब नीचे प्रश्न दिया है, पृथ्वी रासो को प्रामाणिक नहीं मानते थे, यानी कि अप्रामाणिक मानते थे, तो कौन थे ये? श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, राधा कृष्ण दास या रामचंद्र शुक्ल, कौन थे बताइए जो प्रामाणिक नहीं मानते थे? आप लोग को ये याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसका आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ठीक है ना, रामचंद्र शुक्ल।
अब देख लीजिए कि पृथ्वीराज रासो को निम्नलिखित विद्वानों ने अप्रमाणिक माना है। कौन कौन? रामचंद्र शुक्ल थे, मुंशी देवी प्रसाद वूलर, डॉक्टर गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, कविराज श्यामल दास, ठीक है, और मुरारी दीन जो करके था या मुरारी लाल करके था, ये तो पहले ही हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक कौन कौन मानता था? प्रमाणिक मानते हैं कौन कौन? कौन मानता है इस चारों में से? गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, कर्नल टॉड, कविराज श्यामल दास या वूलर? कौन बताइए? तो ये हो जाएगा आपके कर्नल टॉड, ठीक है ना, कर्नल टॉड। अब देखिए, जब याद कर लेंगे ना तो सब प्रश्न कर पाएंगे। असंगत चुनिए, असंगत ध्यान दीजिएगा, यही हम लोग अधिकतर गलती करते हैं, लगते हैं संगत मिलाने, पढ़ते हैं असंगत, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दिमाग में संगत ही लगते हैं उसको मैच करने। एग्जाम में तो हमसे कई बार ऐसी गलतियां हुई हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कह रहा है कि असंगत बताइएगा कि कौन सा असंगत है। तो रामचंद्र शुक्ल का कह रहा है प्रमाणिक है, कह रहा है यहाँ पे कि रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं प्रमाणिक है। मुंशी देवी प्रसाद का है अप्रमाणिक, डॉक्टर वूलर का अप्रमाणिक, श्याम सुंदर दास का अप्रमाणिक। तो इन चारों में से कौन सा असंगत है, मतलब गलत है, कौन सा बताइए? तो आपका हो जाएगा इसमें से पहला ही हमको दिख रहा है, ठीक है ना, पहला ही हमको दिख रहा है कि रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये हैं अप्रमाणिक मानते थे ना, अप्रमाणिक मानते थे, रामचंद्र शुक्ल जो हैं ये अप्रमाणिक मानते थे। तो यही है यहाँ पे प्रमाणिक दिया हुआ है, यानी कि ये गलत है हम लोगों का, ठीक है। आगे देखिए, श्री राधा कृष्ण दास ने पृथ्वीराज रासो को माना है। राधा कृष्ण दास ने क्या माना है? अब बताइए, प्रमाणिक, अप्रमाणिक या क्या माना है, अर्ध प्रमाणिक क्या माना है, जाली माना है, क्या माना है? तो ये जो थे ये माने थे हम लोग के प्रमाणिक, ठीक है ना, प्रमाणिक मानते हैं। राधा कृष्णदास जो हैं ये प्रमाणिक मानते हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से संगत युग्म छांटिए। अब संगत मिलाना है, कौन सा सही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद अर्ध प्रमाणिक, दशरथ ओझा अर्ध प्रमाणिक, सुनील चतुर्वेदी अर्ध प्रमाणिक, रामचंद्र शुक्ल अप्रमाणिक। बताइए, संगत पूछ रहा है, सही कौन सा है? तो अभी हम लोग इसके ऊपर पढ़े ना कि रामचंद्र शुक्ल जो है वो क्या मानते हैं? अप्रमाणिक मानते हैं, ठीक है। ये बड़ा कंफ्यूज आप लोग अभी हो रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, जब इसको अच्छे से एकदम कई बार रिवीजन करेंगे, मतलब इसको एकदम तैयार हो जाएगा ना, तो फिर कहीं से कोई पूछे घुमा के, वही चीज़ है, आपको आप बता लेंगे। अब देखिए, मनोह कला से सिभान कला 1600 बननी वाल वैस से सीता समीप अटित रस विन्नी। इसका क्या मतलब, उपयुक्त पंक्तियाँ किस रचना की है? तो ये आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो की है, ठीक है ना, पृथ्वीराज रासो की है। आगे देखिए, नरोत्तम स्वामी ने पृथ्वीराज रासो को किस प्रकार का काव्य माना है? नरोत्तम स्वामी ने, अभी इसको मैंने आपको व्याख्या में बताया है। तो क्या होगा बताइए? मुक्तक काव्य, ठीक है ना, नरोत्तम स्वामी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये पूछ सकता है आपसे, मुक्तक काव्य माना है। देखिए, जिसकी तैयारी अच्छी है उसको ये सारे प्रश्न एकदम आसान लग रहे होंगे, लेकिन जो पढ़ाई नहीं होगा उसको ये प्रश्न भी कठिन लग रहे होंगे। तो इसलिए अपनी तैयारी बना के रखिए। कठिन कठिन प्रश्नों से भी, मतलब कहीं से भी आपको कठिन प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित दिखते हैं तो आप लोग कहीं से भी प्रश्न आपको मिले, अगर आपको लगता है कि आपके सिलेबस से है तो जरूर उस पर आप देखिए कि उसका आंसर क्या होगा। अगला देखिए, पृथ्वीराज रासो को जाली सिद्ध करने का समय क्या है? कब जाली मतलब सिद्ध किया गया था इसको बताइए? तो सबसे बड़ी बात है, तो पहले ही हम लोग जानते हैं कि 1875 था ना, 1875 में। और किसने किया था? तो ये तो पहले ही आप लोग डॉक्टर वूलर ने किया था 1875 में। और क्यों किया था? क्योंकि पृथ्वीराज जो विजय जो रचना थी उसके आधार पर जो समय था वो मिलता नहीं था, तो वो उसको जाली सिद्ध कर दिए, ठीक है। अगला देखिए, पृथ्वीराज रासो के शेष भाग चंद्रवरदाई के पुत्र जलहर ने पूर्ण किए। जलहर ने रासो के कितने समय पूरे किए? 10, 15, 20, 7 कितने समय पूरे किए थे? तो कितना हो जाएगा? इसका है ए, ठीक है ना, ए 88 का ए 10 समय, ठीक है। आगे देखिए, कन्न उज्ज समय, पद्मावती समय, महोबा समय, कैमास वध किस रचना के सर्ग हैं? ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे नाम देख लीजिएगा। कन्न उज्ज, पद्मावती समय, महोबा समय, कैमास वध किसके हैं? तो ये आपके हो जाएंगे पृथ्वीराज रासो के हैं, ठीक है ना, पृथ्वीराज रासो के हैं। आगे देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह ने किस ग्रंथ को राजनीतिक महाकाव्य माना है? किस ग्रंथ को राजनीतिक महाकाव्य माना है डॉक्टर बच्चन सिंह? बताइए। तो इसी को माना है, ठीक है, पृथ्वीराज रासो को माना है, ठीक। आगे देखिए,
चंद बरदाई को छप्पैयों का सम्राट किसने कहा है, ये भी हम लोग पढ़े हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, राम कुमार वर्मा ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, या बच्चन सिंह ने कहा है। तो इसका हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है छप्पैयों का सम्राट। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो की कथा विन्यास की सुखी संवाद के रूप में किसने माना है, मतलब कौन कहा है कि ये जो कथा विन्यास है सुख सुखी संवाद में चलता है, कौन कहा है? हजारी प्रसाद ने कहा है, राम कुमार वर्मा ने, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, हर नारायण व्यास ने, किसने कहा है? तो ये भी हम लोग पढ़े हैं, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा है, ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे देखिए, चंद बरदाई को छप्पैयों का राजा किसने कहा है? चंद बरदाई को छप्पैयों का राजा किसने कहा है? बताइए। तो ये हो जाएगा शिव सिंह सेंगर ने, ठीक ना, शिव सिंह सेंगर ने कहा है। शिव सिंह सेंगर ने अपनी इतिहास ग्रंथ जो है इनका शिव सिंह सरोज है ना, इसमें चंद बरदाई को छप्पैयों का राजा कहा है। आगे देखिए, पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय कौन सा है? हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, कन्नौज है, पद्मावती है, महोबा है, या कैमास है, कौन सा सबसे बड़ा है बताइए। तो इसमें हो जाएगा आपका कन्नौज समय, ठीक है ना, कन्नौज समय, कन्नौज समय। आगे देखिए, पृथ्वीराज ने कौन सा नगर बसाया था? जालौन, नागौर, मणिपुर या भरतपुर, कौन सा बसाया था? तो इसका हो जाएगा आपका नागौर, ठीक है, नागौर। पृथ्वीराज ने नागौर नगर बसाया था जिससे बाद में चंद बरदाई को दान में दे दिया था। और पृथ्वीराज ने नागौर शहर को किसे दान में दे दिया था? जस्ट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो किसको दिया था? चंद बरदाई को। आगे देखिए, किस कृति में प्रेम और सौंदर्य की व्यंजना के लिए 9 रसों का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया है? किस कृति में? अब आपको पता ही है कि किसकी बात हो रही है, तो पृथ्वीराज रासो की बात हो रही है, ठीक है ना, तो इसमें यही हो जाएगा पृथ्वीराज रासो में, ठीक है। आगे देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग माना है? अभी हम लोग बात किए थे, बाकी लोग तो 72 माने थे, लेकिन नगेंद्र ने कितना माना था? तो ये जो है ना, नगेंद्र जो है 68 माने थे। अब देखिए, 2 ऑप्शन में सी ए और सी दोनों में 68 है, लेकिन 68 ऐसे अगर एग्जाम में आ जाएगा ना, तो ये आपका जो आपको जनरल मार्किंग मिल जाएगी इस तरह से अगर प्रश्न है तो देखिए 68, ठीक है ना। आगे देखिए, चंद विभिन्न छंदों के प्रयोग में कुशल हैं, किंतु छप्पै उनका निजी छंद है, यह कथन किस आलोचक का है? क्योंकि छप्पै उनका निजी छंद है, ठीक है, ये मतलब किसका है? ये कौन कहा? सबसे बड़ी बात है कि इस पे ध्यान दीजिएगा कि छप्पै उनका निजी छंद है, ये किस आलोचक ने कहा था? बताइए। विश्वनाथ त्रिपाठी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विश्वनाथ मिश्र ने, या राम कुमार वर्मा ने, किसने कहा था? तो ये आपका हम लोग पढ़े हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा था, ठीक है ना, विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा था, ठीक, विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा था कि छप्पै उनका निजी छंद है। आगे देखते हैं, समग्र महाकाव्य के भीतर पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितना पृथ्वीराज की है उतनी ही राष्ट्र की है। उपयुक्त कथन रासो के संबंध में किस इतिहासकार का? देखिए, इसको ना, जैसे अभी पहले आंसर दे लीजिए, फिर मैं बताती हूँ कि इसको मैंने कैसे समझा था। अक्सर इनके कथन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो राम कुमार वर्मा, अयोध्या प्रसाद खत्री, बच्चन सिंह या राम कुमार वर्मा? तो इनका हो जाएगा आपका बच्चन सिंह, ठीक है, बच्चन सिंह हो जाएगा। अब देखिए, बच्चन सिंह का ना अक्सर जो है, मतलब हम ये देखें कि त्रासदी उस्ती की बात, मतलब थोड़ा सा, मतलब इनके उसमें ना वो मिलता है आपको, उग्रता है ना, और मतलब लगता है कि जैसे मतलब उस चीज़ की बात हो रही है कि मतलब विद्रोह टाइप का, इनके भाषा शैली से ही जैसे मुझे पता चल जाता था कि ये जो है ये इन्हीं मतलब यही कहे होंगे, ठीक है। त्रासदी, देखिए यहाँ त्रासदी मिल रही है, और राजनीतिक, देखिए राजनीतिक शब्द भी मिल रहा है, तो इनके उसमें है ना। हजारी प्रसाद का देखिए अक्सर चिंता उनके कथनों में चिंता मिलती थी, तो मैं ऐसे पढ़ती थी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत चिंता करते हैं, है ना। और ये इनका जैसे है त्रासदी राजनीतिक, तो जहाँ भी ऐसे टाइप के आपको लगे कि वाक्य में थोड़ी सी उत्तेजना है, विद्रोह टाइप का है, तो बच्चन सिंह अधिकतर, मतलब पूरा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मोस्टली जानिए बच्चन सिंह का ही कथन रहता है वो।
ठीक है, आगे देखिए, किस ग्रंथ के प्राप्त होने के बाद से पृथ्वीराज रासो की संदेहात्मकता पर ध्यान केंद्रित हुआ? तो ये भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इसका क्या होगा? पृथ्वीराज विजय, ठीक है ना, पृथ्वीराज विजय। अब यही है कि 1875 में वूलर को कश्मीर के जयानक कृत मतलब जो थे पृथ्वीराज विजय ग्रंथ प्राप्त हुआ, तभी से इसकी प्रामाणिकता पर संदेह किया जाने लगा, ठीक है ना। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, उपयुक्त किसी प्रकार का नहीं। ये देखिए आपके केवीएस का है, ये ना प्रवक्ता केवीएस का क्वेश्चन है ये। बताइए, इसका जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा ना, ए हो जाएगा इसका, कि जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन जो है वो आदिकाल में मिल रहा था, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इतना प्रश्न किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और आदिकाल से संबंधित जो है ना कुछ चीज़ें और भी हम लोग जानेंगे। अब जैसे मैं सोच रही हूँ कि ये तो देखिए पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया रासो का इसमें, लेकिन कुछ एक दो और रचना है जो मतलब बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल नहीं है, लेकिन उसको भी हम लोग जान लेंगे। और आदिकाल की जो मुख्य प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी है ना, प्रवृत्तियाँ, दोष, अवगुण, विशेषता, ये सभी पूछता है, तो ये सब भी हम लोग जान जाएंगे। और प्रमाणिक रासो का भी कौन कौन से हैं, तो ये सब भी एक छोटा सा वीडियो में बनाऊंगी, उसमें आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करिए अपनी। मिलते हैं अगले वीडियो में।